प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ विवाह में विलंब होने के कुछ मुख्य कारणों के बारे में। यदि आज आपने इस कार्यक्रम को अंत तक देख लिया और समझ लिया तो फिर आप अपनी जन्म पत्रिका को देखते ही ये जान जाएंगे कि आपके विवाह में जो विलंब हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या बनता है, और साथ ही साथ ये भी जान जाएंगे कि इस विलंब से बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए। यदि आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है तो भी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं। यदि आपने उनको कर दिया तो आपके विवाह में जो विलंब हो रहा है, जो देरी हो रही है, वो दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूँ। बहुत सारे मेरे प्यारे दर्शक मुझसे अपनी एवं अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण ऑनलाइन करवाते हैं, और कुछ पर्सनली रूप से भी आकर के मुझसे मिलते हैं, अपनी एवं अपने बच्चों की जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करवाते हैं। अब जितने भी लोग मुझसे अपनी जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करवाते हैं, उनमें से लगभग 70% लोगों का यही प्रश्न होता है कि विवाह में विलंब क्यों हो रहा है, विवाह में देरी क्यों हो रही है। हमारे बच्चों की उम्र निकलती जा रही है लेकिन शादी नहीं हो रही है। हमारे बच्चे 25 साल को क्रॉस कर चुके हैं, 26 साल को क्रॉस कर चुके हैं, 30 साल को क्रॉस कर चुके हैं, और कुछ लोगों का तो ये कहना होता है कि हमारे बच्चों की उम्र 35 साल भी क्रॉस हो चुकी है लेकिन शादी के योग नहीं बन रही है। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। हमारे बच्चे दिखने में सुंदर हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, हर चीज़ हमारे पास है, लेकिन ये विवाह में विलंब हो रहा है। इसका कारण क्या है? ये जो विवाह में विलंब होता है, इसका कारण क्या होता है, इसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज आप अपनी जन्म पत्रिका को खोल लीजिए और जो सूत्र मैं आपको बताने वाला हूँ वो सूत्र आप अपनी जन्म पत्रिका में लागू करके देखिए, क्योंकि मैंने लाखों जन्म कुंडलियों पर रिसर्च किया है। ये रिसर्च करने के बाद ये सूत्र मैंने प्राप्त किए हैं। यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो आपकी जन्म कुंडली में भी ये सूत्र जरूर लागू होंगे। इसको ध्यान से आपने देखना है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक जन्म पत्रिका के चार्ट को। ये जन्म पत्रिका मेष लगन की जन्म पत्रिका है। आपकी जन्म पत्रिका किसी भी लगन की हो सकती है, किसी भी भाव में कोई भी राशि हो सकती है। मैंने उदाहरण के लिए मेष लगन की जन्म पत्रिका को यहाँ पर लिया है। जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं। प्रत्येक भाव से अलग अलग चीजों का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, जहां पर 7 का अंक लिखा हुआ है, वही सप्तम भाव होता है। आपकी जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वहां पर कोई भी अंक लिखा हो सकता है। स्क्रीन पर जहां पर आप 7 का अंक लिखा हुआ देख पा रहे हैं, वही जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है, और इसी सप्तम भाव से हम विवाह संबंधित सभी बातों का विचार करते हैं। हमारा वैवाहिक जीवन कैसा बीतने वाला है, सुखमय रहेगा या दुखमय रहेगा, हमारे जो जीवन साथी हैं वो कैसे हमें मिलेंगे, वो नौकरी करने वाले होंगे या व्यवसाय करने वाले होंगे, वो दिखने में कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, उनका नेचर कैसा होगा, वो किस दिशा में रहने वाले होंगे, वो हमसे प्रेम करेंगे या नहीं करेंगे, और विवाह में जो विलंब हो रहा है इसका मुख्य कारण क्या बनता है, कब तक हमारा विवाह हो जाएगा। विवाह संबंधित सारी जानकारी हमें जन्म कुंडली के सप्तम भाव से ही प्राप्त होती है। अब हमें 3 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए: भाव, भावेश, भाव कारक। अब भाव तो जो आप देख रहे हैं सप्तम भाव हो गया। अब भावेश, इस भाव का जो स्वामी बनता है वही भावेश होता है। और भाव कारक, अब लड़के की यदि आप जन्म पत्रिका देख रहे हैं तो उसमें शुक्र देव बन जाएंगे, और लड़की की देख रहे हैं तो उसमें देवगुरु बृहस्पति बन जाएंगे। बस ये 3 पॉइंट हैं। इन 3 पॉइंटों को आप ध्यान में रख लो, इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लो, समझ लो, तो फिर आप किसी भी जन्म पत्रिका को देखते ही ये बता देंगे कि इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, इसकी शादी कब होने वाली है।
अब ये जो सप्तम भाव आप देख रहे हैं, यहाँ पर 7 का अंक लिखा है, तो आपने ये देखना कि इस सप्तम भाव में कौन सा ग्रह आकर के बैठा है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए शनि, राहु, मंगल, केतु एवं सूर्य, यदि इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह इस सप्तम भाव में आकर के बैठ जाता है तो फिर विवाह में डिले होने का योग बन जाता है। या फिर सप्तम भाव का जो स्वामी है, जो भावेश है, वो इन ग्रहों के साथ युति बना लेता है। जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठ करके आपस में एक ही भाव में बैठ जाते हैं। सूर्य, मंगल, राहु, केतु एवं शनि के साथ सप्तम भाव का स्वामी यदि बैठ जाता है तो भी विवाह में लगातार विलंब होने का योग बन जाता है। या फिर जो भाव कारक हैं, लड़के के लिए शुक्र ग्रह और लड़की के लिए देवगुरु बृहस्पति, यदि ये भी शनि, मंगल, राहु, केतु के साथ युति बना ले या किसी भी प्रकार से दृष्टि से अपना संबंध बना ले तो भी विवाह में लगातार विलंब होने का योग बनता है। अब जानने योग्य बात यह है कि यह विवाह में विलंब कितना होगा। तो ये जो मैंने 3 पॉइंट आपको बताए, इनमें से यदि एक पॉइंट खराब है, एक पॉइंट पाप प्रभाव में है, तो फिर जो विवाह में विलंब होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। छोटे मोटे उपाय करने से शादी जल्द ही हो जाती है और कम ही उम्र में शादी के योग बन जाते हैं। यदि 2 पॉइंट खराब हैं, अब मान लीजिए भाव भी खराब है और जो भाव कारक है वो भी खराब है, तो फिर ये 2 पॉइंट खराब हो गई, 2 पॉइंट पाप प्रभाव में आ गई। तो यदि ऐसी कंडीशन बनी हुई है तो फिर विवाह में विलंब होता है और उसके लिए कुछ विशेष उपाय ही हमें करने होते हैं, तब जाकर के विवाह होता है। लेकिन हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होती है, कुछ उपाय करने से विवाह हो जाता है। लेकिन यदि तीनों ही पॉइंट पाप प्रभाव में आ गए हैं, भाव, भावेश, भाव कारक, ये तीनों ही पाप प्रभाव में यदि आ जाएं तो फिर समस्या हो जाती है विवाह को लेकर के। उम्र बीत जाती है बहुत अधिक, लेकिन विवाह नहीं हो पाता है। जिस भी जन्म कुंडली में ये तीनों चीजें खराब हो जाती हैं तो ऐसा लड़का हो या लड़की हो, उनका विवाह ये समझ लीजिए आप 30 साल जब वो क्रॉस कर जाएंगे तब जाकर के योग बनना शुरू हो जाएंगे। और मैंने बहुत सारी जन्म कुंडलियां तो ऐसी देखी जिनके अंदर ये तीनों पाप प्रभाव में आ गए हैं, किसी भी शुभ ग्रह की इन पर दृष्टि नहीं है, तो उनका विवाह होता ही नहीं है, उम्र ही बीत जाती है। होता है तो फिर 38 साल 40 साल होने के बाद होता है, और होने के बाद भी जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें उथल पुथल मची रहती है। वैवाहिक जीवन दुखमय व्यतीत होता है, पति और पत्नी में मतभेद होते रहते हैं, या फिर डिवोर्स हो जाता है, दूरियां हो जाती हैं। तो किसी भी कारण से यदि ये तीनों ही चीजें, तीनों ही पॉइंट पाप प्रभाव में आ जाएं तो फिर समस्या हो जाती है विवाह को लेकर के। अब जानने योग्य बात यह है कि यदि ये कंडीशन बन गई है तो इसे बचा कैसे जाए। अब आप ये देख लीजिए कि ये कंडीशन कौन से ग्रह से बनी हुई है। अब मैंने ग्रह बताए आपको, शनि, राहु, मंगल, केतु, सूर्य, ये ग्रह बताए। अब ये तो है नहीं कि ये सभी के सभी ग्रह आकर के सप्तम भाव में आकर के बैठेंगे, इनमें से कोई भी एक ग्रह, 2 ग्रह आकर के बैठ सकते हैं। तो जो भी ग्रह यहाँ करके बैठा है, या फिर सप्तम भाव का स्वामी जिस भी ग्रह के साथ बैठ गया है, या इन 5 ग्रहों में से कोई जिस भी ग्रह से ये सप्तम भाव या भावेश या भाव कारक पाप प्रभाव में आ गया है, तो फिर उसी ग्रह के निमित्त आप उपाय कर दो। अब मान लीजिए शनि के कारण हो रहा है, मान लीजिए शनि सप्तम भाव में आकर के बैठ गया, या फिर शनि सप्तम भाव के स्वामी के साथ बैठ गया, या फिर शनि जो विवाह के कारक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति एवं शुक्र, उनके साथ बैठ गया, तो फिर यहाँ पर आपने शनि के निमित्त ही उपाय करना है। यदि राहु ऐसा करता है तो राहु के निमित्त ही उपाय करना है। यदि केतु बैठता है ऐसे तो फिर केतु के निमित्त ही उपाय आपने करना है, बाकी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देख लीजिए कि कौन सा ग्रह सप्तम भाव को पीड़ित कर रहा है, या सप्तम भाव के स्वामी को पीड़ित कर रहा है, या विवाह के जो कारक बनते हैं उनको पीड़ित कर रहा है। जो भी ग्रह इनको पीड़ित कर रहा है उसी ग्रह के निमित्त आप पाठ पूजा शुरू कर दीजिए। अब मान लीजिए राहु कर रहा है तो राहु का जो बीज मंत्र है उसका जाप शुरू कर दीजिए, ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम से श्री राहुवे नमः। और राहु से संबंधित जो चीजें हैं उनका दान करना शुरू कर दीजिए, विवाह के योग बन जाएंगे। बस यही चीजें आपने करनी है। जिस भी ग्रह से ये सप्तम भाव पाप प्रभाव में आया हुआ है उसी के निमित्त पाठ पूजा एवं उस ग्रह से संबंधित चीजों का दान करना आप शुरू कर दीजिए, समस्या दूर हो जाएगी।
अब बात करते हैं जिसके पास जन्म पत्रिका नहीं है वो कैसे देखें कि सप्तम भाव का स्वामी कौन बनता है और क्या कंडीशन जन्म कुंडली में बनी हुई है। अब बहुत सारे दर्शक ऐसे होते हैं उनको यही नहीं पता होता कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस समय हमारा जन्म हुआ था, क्योंकि माता पिता सही समय पर वो नोट नहीं कर पाते हैं और बाद में फिर उनको पता नहीं होता है। तो वो क्या करें? वो करें, यदि लड़का है तो शुक्र देव के मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। बस सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ भूल जाए, शुक्र देव के मंत्र का जाप करना शुरू कर दे और शुक्र देव से संबंधित जो जो चीजें हैं उनका दान करना शुरू कर दे। और यदि लड़की है तो देवगुरु बृहस्पति की पाठ पूजा करना शुरू कर दे और देवगुरु बृहस्पति का जो बीज मंत्र है उसका जाप करना शुरू कर दे और देवगुरु बृहस्पति संबंधित चीजों का दान करना भी शुरू कर दे। बस यही करना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो विवाह में जो विलंब होता है, जो देरी होती है, वो जल्द से जल्द दूर हो जाएगी और विवाह के योग बनना शुरू हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है और आशा भी करता हूं कि आप जान गए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये कार्यक्रम मैं आपके लिए क्यों लेकर के आया। मैं बता देता हूं आपको क्यों लेकर के आया। क्योंकि इस प्रश्न को लेकर के काफ़ी दिनों से मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और लोग मिल रहे हैं, यही प्रश्न सबसे ज़्यादा करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसके लिए एक कार्यक्रम बना दिया जाए ताकि सभी लोग घर बैठे बैठे ही इसको समझ सके, जान सके। क्योंकि आजकल बहुत सारे ज्योतिषियों की फीस इतनी ज़्यादा हो गई है तो एक जो आम आदमी है वो पे नहीं कर पाता है, वो उनकी फीस देने में सक्षम नहीं होता है। तो वो कैसे पता करे? तो वो इस वीडियो के माध्यम से पता कर सकता है, वो फ्री में ही जान सकता है, उसको किसी भी प्रकार का पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स ऐसे आते हैं कि सर क्या फ्री में नहीं बताते। अब फ्री में ये कार्यक्रम मैंने बना दिया, इसको आप देखिए, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। यदि आप स्पेशल आपके लिए समय मुझसे निकलवाना चाहते हैं तो फिर तो उसके लिए फीस देनी होती है। जब आप अपनी डिटेल मेरे पास भेजते हैं, आपकी जन्म कुंडली को मैं देखता हूँ, मंथन करता हूँ, उसमें समय लगता है तो उसके लिए फिर फीस देना होता है। यदि आप फीस नहीं दे सकते तो ये जो कार्यक्रम मैंने बना दिया है आप इसको देख लीजिए। इसके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि विवाह में डिले क्यों हो रहा है और हमें क्या उपाय करने चाहिए। आप फ्री में जान जाएंगे, इसीलिए ये कार्यक्रम मैंने बनाया है। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी और आप थोड़ा सा ध्यान लगा करके ये जो मैंने सूत्र बताए हैं आप अपनी जन्म कुंडली में इन सूत्रों को लागू करके अवश्य देखना। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट भी कर दें। यदि आप मुझसे अपने जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि समस्या क्या आई हुई है, तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे अपने जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।